सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी 11 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने। बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आज हमें देखने को मिलेंगे। तो इसमें क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के तहत ऋण गारंटी को 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर के कितना कर दिया है। तो सही उत्तर होगा 20 करोड़ रुपए। पहले मैं आपको ये बता दूं कि भारत सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए ये जो गारंटी योजना है इसकी शुरुआत कब की थी, तो आंसर हो जाएगा इसका 2022 में। और अभी भारत सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी जो योजना है उसके अंतर्गत पात्र स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी कवरेज को 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए कर दिया। एक तो ये याद रखना। वैसे इस बात की घोषणा तो ऑलरेडी अभी बजट 2025-26 में निर्मला सीतारमण जी ने कर दी थी कि इसको 10 करोड़ से बढ़ा के 20 करोड़ किया जाएगा। और उद्देश्य क्या है ऐसा करने का, स्टार्टअप्स के लिए अधिक से अधिक फंडिंग की सुविधा प्रदान करना। अच्छा, ये जो ऋण की गारंटी है ये कौन देता है? वित्त मंत्रालय के तहत नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट लिमिटेड देता है। मतलब जैसे मान लो आपने कोई स्टार्टअप शुरू किया, फिर आपने किसी पात्र बैंक से लोन ले लिया, ऋण ले लिया, और उस लोन अमाउंट पर ये गारंटी देगा कि अगर आप लोन नहीं चुका पाते हो तो फिर ये चुकाएगा। इसका मतलब ये हो गया। बाकी नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट लिमिटेड की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी मार्च 2014 में। कंपनी अधिनियम 1956 के तहत इसकी स्थापना होती है। इसका मेन काम क्या होता है? भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न ऋण गारंटी फंडों को प्रबंधित करना, मैनेजमेंट करना। अच्छा, अगर बात करें स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत कब होती है, तो 16 जनवरी 2016 को, और इसके लिए नोडल एजेंसी है DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। एक पॉइंट आप और नोट कर लें कि ऐसे अलग अलग 27 स्टार्टअप्स में अलग अलग 27 स्टार्टअप सेक्टर्स हैं आप कह सकते हो, जिनमें जो एनुअल गारंटी फ़ी होती है वो स्टार्टअप्स के लिए जो होती थी अभी तक 2% होती थी, अभी उसे घटा के 1% कर दिया है। ठीक है। बाकी स्टार्टअप से ही संबंधित कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊं तो कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र में स्टार्टअप्स के लिए कृषि जो मंत्री हैं हमारे कौन, शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने एक फंड लॉन्च किया था, एग्री श्योर उसका नाम है। ये 750 करोड़ रुपए का फंड है जिसे मॉनिटर कर रहा है नाबार्ड। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एलिवेट और कान योजना कर्नाटक ने शुरू किया। स्टार्टअप डे, नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को होता है। और ये हमने देख लिया स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव 16 जनवरी 2016 को शुरू हुआ था। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, जिसका उद्देश्य है नवाचार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये भी एग्जाम में प्रश्न आया था, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय। और भारत सरकार ने भारतीय बायोटेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की है अभी? बायोसारथी इसका नाम है, ये भी याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में 2025 यूनेस्को गिलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से अभी किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा ला प्रेंस अखबार को। तो निकारागुआ का 100 साल पुराना ये अखबार है, न्यूज़पेपर है जिसका नाम है ला प्रेंस। और इसको अभी 2025 यूनेस्को गिलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसने वहां पर आर्टेगो मुरिलो शासन के बढ़ते दमन का सामना करने के बावजूद, जिसमें गिरफ्तारी, निर्वासन और संपत्ति जब्त करना शामिल है, इसने यानी कि ला प्रेंस जो अखबार है इसने अपनी निडर रिपोर्टिंग करना जारी रखा और उसी के लिए इसको ये सम्मान मिला है। ला प्रेंस अखबार, इसकी स्थापना 1926 में होती है। और ये जो पुरस्कार है यूनेस्को गिलर्मो कैनो विश्व स्वतंत्रता पुरस्कार, इसकी स्थापना, इस पुरस्कार की स्थापना 1997 में होती है। इसका नाम कोलंबियाई पत्रकार गिलर्मो कैनो इसाजा के नाम पर रखा गया है, जिनकी 1986 में ड्रग कार्टेल की आलोचना करने के कारण हत्या कर दी गई थी। तो ये जो पुरस्कार है उन व्यक्तियों, उन संगठनों या संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा में उत्कृष्ट योगदान दिया है। ठीक है, तो 2025 का ये पुरस्कार अभी ला प्रेंस अखबार को दिया गया। ये कहाँ का है याद रखना, निकारागुआ का है। बाकी बात यूनेस्को की है, तो यूनेस्को मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1945 में, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और डायरेक्टर जनरल है ऑद्रे उजाले। ठीक है, ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं, अभी चर्चा में रही जन सुरक्षा योजना ये कब शुरू की गई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा 9 मई 2015 को। तो जन सुरक्षा योजना की हम बात कर रहे हैं, आपको बता दूं भारत सरकार ने इसको शुरू किया था। तो
तो जन सुरक्षा योजना की हम बात कर रहे हैं। ये भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना है। इसे मोदी जी ने 9 मई 2015 को शुरू किया था और अभी 9 मई 2025 को इसे पूरे 10 साल हो चुके हैं। इसके अंदर 3 बीमा योजनाएं आती हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। और हाँ, याद रखना, इसको शुरू कहाँ से किया गया था ये पूछेंगे तो कोलकाता से। तीनों योजनाओं के बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें मैं एक बार आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की। तो तीनों तो हमने कहा ना 9 मई 2015 को कोलकाता से लॉन्च हुई थी, वो तो ठीक है। और उद्देश्य की बात करें, इसका उद्देश्य क्या है? नागरिकों के बीच जीवन बीमा की पहुँच बढ़ाना। और इस योजना का फ़ायदा कितने से कितने उम्र के लोग उठा सकते हैं? 18 से लेके 50 साल उम्र के लोगों के लिए है ये। प्रीमियम आपको कितना भरना होगा? सालाना बात करोगे तो 436 रुपीज़ और प्रतिदिन का ये लगभग 1.19 रुपये के आसपास रहता है। इसमें अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वालों को 2 लाख रुपए मिलते हैं इस योजना में। उसी तरह से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात करें तो ये भी एक दुर्घटना बीमा पॉलिसी है। 18 से लेकर 70 वर्ष आयु के लोग इस योजना में हिस्सा ले सकते हैं। मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपए परिवार वालों को मिलेंगे, या फिर विकलांगता आ जाती है, अपंगता आ जाती है तो 1 लाख रुपए उसे मिलेंगे। बहुत कम प्रीमियम होता है, सालाना मात्र 20 रुपये। और एक अटल पेंशन योजना है जिसका उद्देश्य है असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन सुविधा उपलब्ध कराना, और इसे पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा रेगुलेट किया जाता है। इसमें 18 से लेकर 40 साल तक के लोग निवेश कर सकते हैं। फिर जब वो 60 साल के हो जाएंगे तो फिर हर महीने 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक की पेंशन उन्हें मिला करेगी। प्रीमियम कितना होगा? तो प्रीमियम देखो, ये डिपेंड करता है कि कौन कितने साल पर ज्वाइन कर रहा है, तो उस हिसाब से प्रीमियम ऊपर नीचे होता है इसका, ठीक है। तो इसके अंदर ये 3 योजनाएं थी। जन सुरक्षा योजना 10 साल इसे पूरे हो चुके हैं, मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन द्वारा मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वकील कौन बन गए? तो आंसर होगा भुवन रिभु। तो भुवन रिभु ये वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन के द्वारा मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वकील बन गए हैं। ये अवार्ड उन्हें डोमिनिकन रिपब्लिक में आयोजित वर्ल्ड लॉ कांग्रेस के दौरान दिया गया, और वे भारतीय लॉयर हैं जो बाल अधिकारों के क्षेत्र में काम करते हैं। नई दिल्ली से हैं वो, और इनको ये सम्मान मिला है। पहले भारतीय वकील बन गए ये सम्मान पाने वाले, तो ध्यान में रखना इनका नाम। बाकी वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन की बात करें तो ये विश्व का सबसे पुराना और सबसे प्रभावशाली जूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना होती है 1963 में। मुख्यालय आपको मिलेगा वॉशिंगटन DC में, ठीक है। तो भुवन रिभु का नाम याद रखेंगे। बाकी अवार्ड वाला प्रश्न है, तो चलो कुछ और इम्पोर्टेंट अवार्ड्स मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। ये सारे 2025 के हैं। जैसे अभी 34वां सरस्वती सम्मान 2024 के लिए दिया गया था साधु भद्रेश दास को, संस्कृत विद्वान है, उनकी पुस्तक है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए मिला इनको ये। विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार 2025 राणा दास गुप्ता को दिया गया, भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक हैं। राष्ट्रीय समुद्र वरुण पुरस्कार, ये समुद्र से क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान है, राजेश उन्नी को दिया गया। सुदर्शन पटनायक फ्रेड डॉरिंगटन पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने, ये इंग्लैंड में मिला ये सम्मान। पी शिवकामी वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान मित्र भूषण मिला, मित्र विभूषण। टोक्यो में लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार किसे दिया गया? डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को। और किस राज्य को आधार कार्यान्वयन में उत्कृष्टता के लिए 2 UIDAI पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मेघालय को। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल यंग लीडर ऑफ द ईयर 2025 किस मंत्री को चुना गया? राम मोहन नायडू, जो एविएशन मंत्री है, हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री, सबसे युवा कैबिनेट मंत्री भी हैं। और वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का खिताब जीता समर अबू एलोफ ने, फिलिस्तीनी फोटोग्राफर हैं, ठीक है। तो 10 अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हमने और रिवाइज कर लिए, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? तो आंसर होगा INS अर्नला। तो अभी इंडियन नेवी को अभी 8 मई 2025 को उसका पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट ये मिल गया है, इसका नाम है INS अर्नला।
तो इस शिप को गार्डन रिच बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग कोलकाता ने डिज़ाइन किया है और लार्सन एंड टुब्रो शिपयार्ड कट्टुपल्ली में इसको बनाया गया है। अच्छा, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट का क्या मतलब हो गया? तो आप कह सकते हो ये एक नौसेना का छोटा युद्धपोत हो गया और खास करके कम गहरे पानी में शैलो कोस्टल एरियाज में ये काम करने के लिए बनाया गया है, जैसे कि भारत के तट के पास वाला इलाका। और इसका मुख्य काम होगा दुश्मन की सबमरीन्स को ढूंढना, उन्हें पहचानना और नष्ट करना। शैलो वाटर मतलब उथले पानी में ये काम करने के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, तो ये भारत का पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। नाम याद रखना, INS अर्नला है, भारतीय नौसेना को ये मिल चुका है। और INS का मतलब इंडियन नेवल शिप होता है। इसी से संबंधित कुछ और प्रश्न मैं आपको कराता हूँ। INS विक्रांत ये भारत का स्वदेशी विमान वाहक पोत है। INS अर्नला हमने देखा देश का पहला एंटी सबमरीन कॉर्वेट है। INS अग्रे और INS अक्षय इसी साल भारतीय नौसेना में ये 2 स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत शामिल हुए थे। इसका निर्माण गार्डन रिच बिल्डर ने किया। INS अरिहंत भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी है। INS अरिघात भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी है, जिसे अभी विशाखापत्तनम से नौसेना में शामिल किया था। भारतीय नौसेना में शामिल दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वे पोत INS निर्देशक है। पहला INS संध्याक था। भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम में स्थित INS सातवाहन में कलवरी पनडुब्बी पलायन प्रशिक्षण सुविधा शुरू की। इसका नाम है विनेत्रा। और रशिया द्वारा निर्मित INS तुशील को 9/2024 को रूस के कालिनिनग्राद में यंतर शिपयार्ड में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। भारत का पहला अंडर वाटर संग्रहालय और कृत्रिम रीफ ये कहाँ पर बनाया जाएगा? महाराष्ट्र में। और इसके लिए INS गुलदार जहाज को डुबोएंगे। भारत सरकार परमाणु पनडुब्बी बेस INS वर्षा कहाँ पर स्थापित करेगा? तो आंध्र प्रदेश में, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 10 मई को। तो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे ये हर साल 2 बार मनाया जाता है, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। 2025 में हम इसे 10 मई और 11 अक्टूबर को मना रहे हैं। थीम क्या है? साझा स्थान, पक्षी अनुकूल शहर और समुदाय बनाना। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या होता है? प्रवासी पक्षियों यानी कि माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में जागरूकता फैलाना, जो अलग अलग रीजन्स को आपस में जोड़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट डे वाला प्रश्न है, तो ऑब्वियस ही बात है मई के जो भी इंपॉर्टेंट डेज है वो तो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा इसी, लेकिन बर्ड से भी और कई तरह के प्रश्न बनते हैं, वो पहले मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो, एक तो ये तो हमने देख लिया, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को होता है। एक वर्ल्ड स्पैरो डे भी होता है, ये 20 मार्च को होता है। और एक नेशनल बर्ड डे होता है 5 जनवरी को। आपको याद है भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस किस राज्य के पास है? केरल। उत्तराखंड ने अपनी पहली बर्ड गैलरी कहाँ पर खोली? देहरादून में। ऑक्सीजन बर्ड पार्क या जिसे अमृत महोत्सव पार्क भी कहते हैं, इसका उद्घाटन किया गया था नागपुर में। बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को कहा जाता है। और ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में लगातार तीसरे साल सर्वाधिक पक्षी प्रजातियों के मामले में पश्चिम बंगाल टॉप पर है। 543 पक्षी प्रजातियां यहाँ पे मिली है। और ये भी याद रखना 2025 में ही भारत की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना ये कहाँ पर की गई? जामनगर, गुजरात में। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बर्ड से संबंधित जो करंट अफेयर्स के प्रश्न थे वो रिवाइज कराए। अभी मई के दिवस देखो, इनका रिवीजन करते हैं। 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे, श्रम दिवस। 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 4 मई को कोयला खनिक दिवस। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस, फायर फाइटर डे। 6 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे। 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस और विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया था। और यहाँ पे ये आप ध्यान रख सकते हैं 9 मई को रविंद्रनाथ टैगोर जी की और महाराणा प्रताप जी की जयंती भी होती है। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में दिल्ली सरकार ने किसके सहयोग से वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग की घोषणा की है? तो आंसर होगा IIT कानपुर। अच्छा, क्लाउड सीडिंग के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। आप कह सकते हो ये एक वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक है, मौसम संशोधन तकनीक है। क्या होता है इसमें? इसमें विशेष रूप से सिल्वर आयोडाइड AgI जैसे रसायनों को बादलों में छिड़का जाता है और ये रसायन बादलों में मौजूद पानी के अणुओं को बर्फ के क्रिस्टल बनाने में मदद करते हैं। और जब ये बर्फ के क्रिस्टल बड़े हो जाते हैं तो वे बारिश के रूप में जमीन पर गिरने लगते हैं।
और अभी दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कृत्रिम वर्षा के लिए क्लाउड सीडिंग के परीक्षण को मंजूरी दे दी है और इसके लिए दिल्ली और आईआईटी कानपुर के बीच में अभी एग्रीमेंट हो चुका है। अच्छा, क्यों करवा रहे हैं ये आर्टिफिशियल रेन का क्या कारण है? क्योंकि कुछ समय बाद तो हमारे यहाँ पे वैसे ही बारिश होने वाली है, तो इसका कारण है अभी वायु प्रदूषण को कम करना। दिल्ली में बहुत प्रदूषण है, तो जब ये अभी आर्टिफिशियल रेन कराएंगे, बारिश कराएंगे, तो हवा में जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो पानी के साथ ज़मीन पर आ जाएंगे और आप देखते होंगे जब भी बरसात होती है तो मौसम बड़ा साफ सुथरा हो जाता है ना, एकदम चमकदार हो जाता है, क्योंकि हवा के जो भी कण थे, धूमिल कण थे, जो भी पॉल्यूटेंट्स थे वो पानी के साथ नीचे आ गए तो हवा साफ सुथरा हो जाएगा। तो इसी के लिए अभी दिल्ली सरकार क्लाउड सीडिंग की मदद से बारिश करवा रही है, आर्टिफिशियल रेन। और क्लाउड सीडिंग कैसे होती है वो मैंने आपको बता दिया, किसके सहयोग से करवा रही है वो सब बता दिया। अब कुछ आईआईटीज में आपको रिवाइज कराऊंगा जो भी न्यूज़ में थे, लेकिन उससे पहले एक होमवर्क प्रश्न आपको दे रहा हूँ। जिस तरह से मैंने अभी आपको कहा कि क्लाउड सीडिंग में हम एक रसायन का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि सिल्वर आयोडाइड AgI, इसी तरह से आप मुझे बताएंगे जब हम वोटिंग करने जाते हैं तो हमारी फिंगर पे इंक लगा दी जाती है, वो इंक हटती नहीं है, तो वो क्यों नहीं हटती है, उसमें क्या मिलाया जाता है? ठीक है, सिल्वर से ही कुछ उसका संबंधित आंसर होगा, ये तो आपको पता लग रहा होगा, लेकिन क्या मिलाते हैं पूरा नाम बताइए। बाकी कुछ आईआईटीज से संबंधित आ जाओ, मैं आपको रिवीजन करवाऊं। तो देखो, अभी कोल इंडिया ने स्वच्छ कोयला ऊर्जा और नेट जीरो केंद्र क्लीन जेड स्थापित करने के लिए आईआईटी हैदराबाद के साथ समझौता किया था। और अभी इसरो के अध्यक्ष ने कहाँ पर श्री एस रामकृष्णन थर्मल रिसर्च सेंटर को शुरू किया, तो आईआईटी मद्रास में। और इसरो अंतरिक्ष अनुप्रयोगों स्पेस एप्लीकेशंस के लिए स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप आइरिस विकसित करेगा। किस आईआईटी के साथ मिलकर के करेगा इसरो ये काम? तो आईआईटी मद्रास। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024 के तहत सर्वाधिक पेटेंट दाखिल करने वाले शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों का अवार्ड किसे मिला? अभी आईआईटी मद्रास। उसके अलावा अभी किस आईआईटी में टेक कृति 2025 का आयोजन किया गया? आईआईटी कानपुर में। ये एक तरह का टेक्निकल फेस्टिवल होता है। और आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर ये खोला है दुबई में। ये आईआईटी पढ़ रहे हैं, लेकिन आईआईएम से संबंधित एक प्रश्न आ गया, इंपॉर्टेंट है तो इसे नोट करेंगे। और भारत का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर ये बनाया गया अभी लद्दाख में, किसकी मदद से? आईआईटी हैदराबाद की मदद से। चलो आप मुझे बताना कि भारत के बाहर पहला आईआईटी ये आईआईटी मद्रास ने खोला था, कहाँ पर खोला था? और अगर प्रश्न ऐसे आता है कि किस आईआईटी ने अबू धाबी में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन किया था, तो इसका आंसर क्या होगा? ये दोनों प्रश्न के उत्तर अलग अलग है, ध्यान रखना। ठीक है, बताओ आप। मैं तो आपको कई बार बता चुका हूँ। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किसके साथ मिलकर यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा पहल शुरू की है? तो आंसर होगा वर्ल्ड बैंक। तो अभी उत्तर प्रदेश ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर के दो पहल शुरू की है। एक है उत्तर प्रदेश एग्रीज और एआई प्रज्ञा, और इनका उद्देश्य है कृषि में क्रांति लाना और पूरे राज्य में डिजिटल कौशल विकास को बढ़ावा देना। इससे कृषि उत्पादकता को बढ़ावा मिलेगा और 10 लाख राज्य के 10 लाख युवाओं को एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रशिक्षित भी किया जाएगा। ठीक है, तो क्या है प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश ने किसके साथ मिलकर? तो वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर के ये उत्तर प्रदेश एग्रीज और एआई प्रज्ञा नाम से पहल को शुरू किया है। अब बात वर्ल्ड बैंक की है, पहले वर्ल्ड बैंक के बारे में जानते हैं। स्थापना होती 1944 में, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी, प्रेसिडेंट है अजय बंगा। कुछ रिपोर्ट्स इंडेक्सेस देख लो, ये जारी करता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, रेमिटेंस रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को तो जारी करना बंद कर दिया, इसकी जगह ये बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जारी करता है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स हो गया, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स हो गया, ये सब वर्ल्ड बैंक जारी करता है। अब बात उत्तर प्रदेश की भी थी, तो ले चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश। ये रहा मैप में यूपी, कैपिटल लखनऊ हो गई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ का राजकीय पक्षी सारस हो गया, पशु बारहसिंगा हो गया, वृक्ष अशोक हो गया, पुष्प है पलाश का, फल है आम। और नारोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है यहाँ पे, देश का 53वां और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बना था, रानीपुर टाइगर रिजर्व। उसी तरह से देश का 33वां और उत्तर प्रदेश का दूसरा एलिफेंट रिजर्व है तराई एलिफेंट रिजर्व। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न भी आपको रिवाइज करवाऊं तो अभी गणतंत्र दिवस परेड 2025 में टॉप झांकी उत्तर प्रदेश की थी। उसके अलावा
पहली डॉल्फिन गणना के अनुसार सर्वाधिक डॉल्फिन की संख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। वैसे टोटल देश में कितनी है डॉल्फिन? 6327। किस राज्य सरकार ने सभी नगर निगमों को सौर शहरों में बदलने का फैसला किया था? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का पहला सोलर सिटी अयोध्या है। देश का पहला स्थायी कलाग्राम बनेगा प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की? वाराणसी। उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार मिला अभी निखिल सिंघल को। शून्य गरीबी योजना का नाम बदलकर डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पे कर दिया गया यहाँ पे। और संसद खेल महाकुंभ 2025 का उद्घाटन हुआ था लखनऊ में। और अभी मुख्यमंत्री सुपोषण योजना भी उत्तर प्रदेश ने शुरू की थी। तो इन सब कारण से भी उत्तर प्रदेश न्यूज़ में था। ये सारे 2025 के ही करंट अफेयर्स मैंने आपको रिवाइज कराए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत सरकार ने सैटेलाइट इंटरनेट संबंधी सेवाओं के लिए किसे मंजूरी दी है? तो आंसर होगा स्टारलिंक। तो अभी भारत सरकार ने स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट संबंधी सेवाओं को मंजूरी दे दी है। अच्छा, आपको याद होगा, हम पढ़ चुके हैं ये तो, कि जियो और एयरटेल ने स्टारलिंक के साथ समझौता किया था। ये प्रश्न हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अच्छा, स्टारलिंक की पहले बात कर लेते हैं एक बार। तो स्टारलिंक क्या है? ये एक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा है और ये सेवा एलन मस्क की जो स्पेस एक्स कंपनी है उसके द्वारा संचालित है। इसमें इन्होंने क्या करा हुआ है, लोअर अर्थ ऑर्बिट में हजारों की संख्या में सैटेलाइट स्थापित कर रखे हैं और उसकी मदद से ये हर ऐसी जगह पर जहाँ पे कोई टावर नहीं लग रहे हैं, कोई केबल नहीं है, हर ऐसी जगह पर ये इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं इन सैटेलाइट की मदद से। डायरेक्ट सैटेलाइट से इंटरनेट आता है, टावर वगैरह केबल वगैरह बिछाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसी कारण से स्टारलिंक की ये सेवाएं भारत के दूर दराज के इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पे इंटरनेट का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मतलब जैसे टावर नहीं है, कोई केबल नहीं है, तो वहाँ पर भी इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जा सकता है। और अभी इसी कारण से भारत ने भी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए इसे भारत में मंजूरी दे दी है। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि स्टारलिंक के कंपटीशन में अभी अमेजॉन के मालिक कौन है? जेफ बेजोस। इन्होंने भी अपना एक इंटरनेट प्रोजेक्ट शुरू किया था। तो क्या नाम है उस इंटरनेट प्रोजेक्ट का अमेजॉन का जो है? कोई बता सकते हैं आप में से? तो आंसर होगा प्रोजेक्ट कुइपर, KUIPER, कुइपर। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारतीय निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अभी 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा को किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा वियतनाम। तो अभी वियतनाम ने भारतीय निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम को शुरू किया है। तो इसके थ्रू भारतीय पर्यटक और निवेशक को वियतनाम में लंबे समय तक रहने और निवेश करने का अवसर मिलेगा। ये गोल्डन वीज़ा 10 सालों के लिए है। और आपको याद हो तो इसी तरह से भारतीयों के लिए यूनाइटेड अरब अमीरात ने भी गोल्डन वीज़ा लॉन्च किया था। गोल्डन वीज़ा क्या होता है? एक प्रकार का वीज़ा ही होता है जो विदेशी नागरिकों को पूंजी निवेश के बदले किसी देश में निवास प्राप्त करने की अनुमति देता है। मतलब आप वहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट करो और उसके एवज में आप वहाँ पे रह पाओगे। तो अभी भारतीय निवेशकों और पर्यटकों के लिए ये गोल्डन वीज़ा, अभी 10 सालों के लिए गोल्डन वीज़ा शुरू किया वियतनाम ने। तो वियतनाम लेकर के चलते हैं आपको। ये रहा मैप में वियतनाम। देखो वियतनाम की कैपिटल होती है हनोई, करेंसी है वियतनामीज डोंग, प्रधानमंत्री हैं फाम मिनचिंग, प्रेसिडेंट लुओंग क्वोंग बने थे। और आपको बता दूं, वियतनाम के साथ विनबैक्स एक्सरसाइज हमने किया था 2024 में अंबाला और चंडी मंदिर हरियाणा में। और वियतनाम के साथ ही ये नवंबर दिसंबर की बात है, अभी हॉप टेक एक्सरसाइज भी किया था केरल के कोच्चि में। और पिछले साल वियतनाम में यागी नाम का एक तूफान भी आया था, तो उसमें मदद करने के लिए हमने ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया था। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियोस को, इस चैनल को मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में इसे शेयर करके, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। और इसकी प्रैक्टिस के लिए क्विज़ बना दी जाती है डेली आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, तो वहाँ जाकर के इसकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। बाकी डिटेल्ड PDF आपको डेली मिली जाती है अपनी एप्लीकेशन पे भी और टेलीग्राम पे भी। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एप्लीकेशन आप डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से भी। बाकी चलो भी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में पहला प्रश्न पूछा था, पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना किसने शुरू की? हरियाणा।
फिर पूछा दूसरा उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट और ब्रह्मोस मिसाइल से लेस INS तमाल, इसको कौन बना रहा है या किसने बना करके दिया? रशिया। रोमन कैथोलिक चर्च के पॉप के रूप में किसे चुना गया? चुने जाने वाले पहले अमेरिकी बन गए ये रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट। और विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को था। और 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में किसे प्रतिष्ठित मानवतावादी पुरस्कार के लिए चुना गया? सोनू सूद। किस राज्य ने मुख्यमंत्री सुपोषण योजना शुरू की? उत्तर प्रदेश। किसने वोटान पहल शुरू की? यूनाइटेड नेशन। सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल ऑपरेशन अभ्यास का आयोजन किया गया था बेंगलुरु में। और वैसे तो अब सीज फायर हो चुका है दोनों देशों के बीच में, ऐसा बोला अभी डोनाल्ड ट्रंप ने। बाकी अगले में पूछ रहे हैं कि भारतीय सेना ने लाहौर में वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय करने के लिए हरूप ड्रोन का उपयोग किया था, इसका संबंध किससे है? ये हमने किससे लिए था? इजराइल से। और आखिरी प्रश्न था कि भारत ने किस देश के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता किया? तो आंसर होगा UK। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था अभी 15 अप्रैल 2025 को महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्तरीय शिखर सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ? तो आंसर होगा हैदराबाद। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।